इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसको कहते हैं? तो देखो, कंडक्शन न दो तरह का है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो आयन कंडक्शन करता है। अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग Na प्लस Cl माइनस, इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, Na प्लस कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा, Cl माइनस एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। तो पूरा कंडक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। एक कंडक्शन फिजिक्स में जो पढ़िएगा इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, उसको कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। क्या कहते हैं? या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, है ना, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जो वायर के थ्रू होगा, जो आयंस के थ्रू होगा, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो हम लोग आयंस वाला कंडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। या फिर इसी का नाम दूसरा आयोनिक कंडक्शन। आयोनिक कंडक्शन इसलिए कि आयन के थ्रू ये कंडक्शन होता है, इसलिए नाम पड़ा है आयनिक कंडक्शन। बना दीजिए हेडिंग। इफ द कंडक्शन occurs through ions, it known as ionic और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। लिख दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और आयनिक कंडक्शन में ना डिफरेंस आता है बोर्ड में, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और आयनिक कंडक्शन में डिफरेंसेस बताइए। वो लिख देंगे, थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किस किस बातों पे डिपेंड करता है? आयंस के थ्रू होगा, तो आयनिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन हो गया। आप पढ़ेंगे आयनिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन, किस किस बात पे डिपेंड करता है? आयनिक कंडक्शन नहीं लिखे? अच्छा, लिखवा देते हैं। आयनिक कंडक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है? लिखिए ना, लिखने पढ़ने के लिए तो आज़ादी ही है। अब लिखे, अब लिख रहे हैं, और 5-10 मिनट के बाद शुरू करो, यही बदमाशी है। आयनिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन, किस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो पहला बात नेचर पे डिपेंड कर जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स,
इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग होता है वीक होता है, इस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये इलेक्ट्रोलाइट किस सॉल्वेंट में घुला हुआ है। तीसरा, साइज ऑफ आयंस, ये जो आयंस फर्निश्ड होगा, साइज ऑफ आयंस में यहीं पर लिख देना है कि स्मॉलर साइज का आयंस क्या कि आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसके द्वारा कंडक्शन भी ज्यादा होगा। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ आयन हायर द आयनिक कंडक्शन, है ना। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, higher the ionic conduction, छोटे साइज का आयन का कंडक्शन ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे भी जानना चाहेगा, लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो सबसे छोटा साइज का कौन सा है इसमें आयन, तो लिथियम, तो इसकी आयनिक कंडक्शन ज्यादा होगा। चूंकि आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होता है, मोबिलिटी मतलब घूमना, सॉल्यूशन में घूमेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी ब्रिंग करेगा। घूमेगा ज्यादा मतलब समझ गया, मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट, तो छोटा आयन ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा आयनिक मोबिलिटी, स्मॉलर द साइज हायर द आयनिक कंडक्टेंस। और रीजन यदि पूछा जाए तो लिख देना हायर आयनिक मोबिलिटी, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में आया है, आयनिक मोबिलिटी, हायर आयनिक मोबिलिटी। लिखो एकदम बढ़िया से लिखो। लिखे, एक बात और, चौथी बात, विस्कोसिटी समझता होगा तुम लोग, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन समझता है जी। सिंपल एक सॉल्यूशन गाढ़ा है या सॉल्यूशन पतला है ना। गाढ़ा सॉल्यूशन है ज्यादा विस्कस है, पतला सॉल्यूशन है मतलब लेस विस्कस सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्यूशन एक तो गाढ़ा बनेगा रावा जैसा, छोआ जैसा, और एक वो पानी जैसा, तो कौन विस्कस ज्यादा है, वो जो रावा जैसा है। यदि सॉल्यूशन विस्कस ज्यादा होगा तो आयनिक मोबिलिटी कम होगा, आयन मूव कम करेगा, और आयन जितना कम मूव करेगा
आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होगी, और आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो आयनिक कंडक्शन भी कम होगा। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे भी आयनिक मोबिलिटी डिपेंड करता है। तो मोर विस्कस सॉल्यूशन, लेस आयनिक कंडक्शन। और इसी में ना निकालता होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिससे पता चलता है कौन जितना ज्यादा विस्कस सॉल्यूशन। फ्लूइड चैप्टर में पढ़ना था, चैप्टर था फ्लूइड। अरे 11th में ना चैप्टर है जी। पढ़ने वाला कोई बात पूछना ही नहीं है, वो केमिस्ट्री का ही क्यों ना रहे। पुराना बात जहना हुआ तहने खत्म, बात तो पुराना पूछना ही नहीं। सब प्रेजेंट में जीने वाला बच्चा है। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब करियर फर्स्ट। बच्चा आजकल पूछता व्हाट इज करियर, ये सब कौन सोचता है? करियर के बारे में कौन सोचता है? आज चल रहा है बस। मोर विस्कस सॉल्यूशन, लेस आयनिक मोबिलिटी, लेस आयनिक कंडक्शन। और हिंदी में समझा दिए सिंपल, सॉल्यूशन गाढ़ा है कि सॉल्यूशन पतला है। यदि सॉल्यूशन गाढ़ा है तो कंडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे बता दो ना, कंडक्शन कम होगा, कारण आयंस मूव कम करेगा, है ना। यहां पे आयंस के मूवमेंट से कंडक्शन होता है ना। आयन के मूवमेंट से कंडक्शन कम होता है, और मूवमेंट में विस्कोसिटी ना फिजिक्स में रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तार में रेजिस्टेंस होता है, सॉल्यूशन में उसी तरह से विस्कोसिटी होता है। यदि ज्यादा विस्कस है तो आयंस यानी पार्टिकल को मूव करने में रोकेगा, और यदि वो मूव करने में रुका तो फिर कैथोड पे कैटायन कम स्पीड से जा रहा है या कम जा रहा है तो कंडक्शन भी कम होगा। तो ये 3-4 फालतू बात था। अब 2 इंपॉर्टेंट बात। 5वां, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पांचवा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनिक कंडक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग concentration of solution। ionic conduction decreases with increasing concentration of solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयनिक कंडक्शन कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयनिक कंडक्शन कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयनिक कंडक्शन, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयनिक कंडक्शन। जानते हो इसका उदाहरण एग्जाम्पल है, हम लोग गांव घर में
टीवी चलाते हैं ना, तो कभी कभी अर्थिंग में पानी देना पड़ता है, नहीं वोल्टेज कम हो जाता है ना। अभी भी गांव घर में वोल्टेज का दिक्कत रहता ही रहता है, यहाँ भी रहता है। अब यहाँ 235 पे, कभी 160 190 पे चला जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि एक लाइव वायर आता है, टोका फंसाने वाला काम, टोका फंसाता है लोग, तो लाइव वायर सीधा आता है। और अर्थ वायर हम लोग घर ही से जुगाड़ कर लेते हैं, चापाकल के बगल में लोहा का रड गड़ के, है ना। यहाँ पे अर्थ वायर भी पोल से ही आता है, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे दो तरफ से रहता है, एक लाइव वायर आता है सीधा टोका लगा करके, और अर्थ वायर नीचे रहता है। तो हम बता रहे थे कि जब वोल्टेज कम होता है तो अर्थिंग में पानी देते हैं हम लोग। वो काहे देते थे, यही पे कारण है। वो इसीलिए देते थे कि सॉइल में आयंस की संख्या बढ़ जाती थी, कंसंट्रेशन बढ़ जाता था आयंस का। पानी देके जब उसको डाइल्यूट करते थे तो कंसंट्रेशन घटता था, और कंसंट्रेशन घटने से आयन का मूवमेंट तेज होता था। ये पॉइंट, विस्कोसिटी वाला पॉइंट, समझ रहे हो, ये दोनों करीब करीब एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा विस्कस सॉल्यूशन बन गया, समझ रहे हैं। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसे इस बात को समझना है, बाद में पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन भी होता है। क्या कंफ्यूजन होता है वो बता रहे हैं कि सर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक कंडक्शन ज्यादा होगा कि 2 मोल का होगा। तो हमें 1 मोल 2 मोल नहीं करना है, हमें रखना 1 ही मोल है, और उस 1 ही मोल को 1 बाल्टी पानी में डिजोल्व करना है, या फिर 1 ही मोल को 1 टब पानी में डिजोल्व करना है। तो जब 1 टब में डिजोल्व कर देंगे 1 ही मोल इलेक्ट्रोलाइट को, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और 1 बाल्टी में यानी 5 लीटर में डिजोल्व कर दिए तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। यानी कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल सेम ही रखना है, वॉल्यूम को बढ़ाना और घटाना है। अर्थ वाले वायर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं हम आपको कि अर्थ में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो वही है, उसमें हम लोग क्या बढ़ाते हैं, पानी देते हैं, है ना, डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन घटा देते हैं पानी बढ़ा करके, ठीक है। ये नहीं कि अब 1 मोल और 2 मोल की बात यहाँ पे। तो इसी से रिलेटेड टर्म है, जैसे कंसंट्रेशन, तो छठा में डाइल्यूशन लिख दिया जाए, डाइल्यूशन। तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे आयनिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आयनिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। कभी कभी देखते हैं नहीं, टीवी देख रहे हैं, आप लोग के जमाने नहीं, हम लोग के जमाने में रामायण चलता था, तो बाबूजी देखते थे ना टीवी, तो कहते थे अर्थिंग में पानी दे दो, तो 2-4 बाल्टा पानी पड़ता था उसमें। कारण यहां था कि जो भी अर्थ में इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो है ही है ना। पानी दे करके हम लोग क्या करते थे, उसको डाइल्यूट, ताकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाए और कंडक्शन इंक्रीज हो जाए। इसी वजह से वोल्टेज बढ़ जाता था। तो लाइव वायर के थ्रू हो रहा है वहां मेटालिक कंडक्शन, अर्थ वायर के थ्रू हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। और 7वां अभी तक जो नहीं आया था, तुम लोग जिसका इंतजार कर रहा था, वो है टेम्परेचर, है ना। कोई चीज डिपेंड करे और टेम्परेचर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? 2 ही चीज तो कॉमन है, नेचर और टेम्परेचर, है ना। हम तो सिखा दिए हैं कि कोई चीज भी पूछे ना डिपेंड्स ऑन, तो 2 गो बात तो जरूर है, एक तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा टेम्परेचर पे।
क्योंकि जिस किसी का भी टेम्परेचर बढ़ा सकते ना। देखिए टेम्परेचर अब बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। बोलो क्या बढ़ेगा? आयन का क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो आयनिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा तो आयनिक कंडक्शन भी इंक्रीज करेगा। ये देखिए पिछले साल का बोर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। सीधा सीधा यही पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक कंडक्शन एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। 6-7 को बता दिए, चारों को लिखोगे तो 3 नंबर तो आ ही जाएगा। ऐसे तो सब लिख दो। नेचर बताए, साइज बताया, सॉल्वेंट का नेचर बताया, कंसंट्रेशन बताया, डाइल्यूशन बताया और टेम्परेचर बताया। नेचर पहले से सॉल्व है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है, तो जितना ज़्यादा टूटेगा उसका कंडक्शन उतना ज़्यादा होगा। जो कम टूटा ही तो आयंस ही कम गया, तो आयंस यदि कम रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो आयंस की संख्या ही कम होगी, तो कंडक्शन भी कम ही होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट, इसमें एक तो सॉल्वेशन जोड़ दो, सॉल्वेंट या सॉल्वेशन बोलो। कितना सॉल्युबल होता है इस बात पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है, ज्यादा घुला है, कम घुला है, ये सब बात डिस्कस हो गया। साइज, जितना छोटा साइज का आयन प्रोड्यूस होगा कंडक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। विस्कोसिटी, ज्यादा गाढ़ा कम कंडक्शन, ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन में कंडक्शन क्या होगा? कम होगा। और ये विस्कोसिटी तार के रेजिस्टेंस के बराबर है। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस, कहीं पर ऐसी घेर के लिख देना है ना, डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं। विस्कोसिटी का मतलब फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस है, समझता ना? रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, कोई चल रहा है तो रुकावट के लिए फ्रिक्शन, करंट दौड़ेगा चार्ज तो रुकावट के लिए रेजिस्टेंस। कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन पार्टिकल आपस में टकराएगा, मूवमेंट नेट नहीं हो पाएगा, आयनिक कंडक्शन डिक्रीजेज। डाइल्यूशन, जितना ज्यादा डाइल्यूट कर दें, एक ही मोल सॉल्यूट को खूब डाइल्यूट कर दें, एक कुआं पानी में डाल दें तो ज्यादा कंडक्शन ब्रिंग करेगा एक बाल्टी के बनिस्पत। डाइल्यूशन वही बतवा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब आयंस की मोबिलिटी, आयन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, और आयन का मूवमेंट बढ़ेगा तो आयनिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। बोलो है कोई समस्या? अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन में डिफरेंस देख लो। पहले मेटालिक कंडक्शन, पहले फिजिक्स से तभी ये केमिस्ट्री। मेटालिक कंडक्शन इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, और आयनिक कंडक्शन।
लिखिए ना, ऐसे ही लिखना है डिफरेंस। फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड का, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा फिजिक्सों के लिए और केमिस्ट्रियों के लिए, है ना। फिजिक्सों में आ सकता है, केमिस्ट्रियों में आ सकता है। मेटालिक कंडक्शन में कंडक्शन थ्रू, अभी शुरू नहीं हुआ क्या करंट तुम लोगों को? अच्छा, हमें आ गए। कंडक्शन थ्रू वायर मेटल, कंडक्शन थ्रू मेटालिक वायर, मेटालिक वायर, तार है ना, कॉपर का वायर है। नहीं, तार खरीदने जाओ तो दुकान पे देखो 10 झमेला ला के रख देगा, बोले कौन वाला तार खरीदिएगा? कॉपर वाला, सिल्वर वाला अब नहीं बेचता है। पहले जब पुराने वाले मंत्री जी थे, तब लोग के यहाँ से छापा पड़ता था ना, तो तारे पकड़ता था, चांदी और सोना सब इस वायर में छुपा देते थे, है ना। वायरिंग करवा देते थे सिल्वर का, और ज़्यादा था तो कभी कहीं सोना के भी 2-4 किलो छिपा देते थे, तार में लगा हुआ। कंडक्शन सबसे बढ़िया करता है सिल्वर, और गोल्ड भी करेगा, है ना। गोल्ड का बोलना अव्यवहारिक थे, थोड़ा अनप्रैक्टिकल है, लेकिन 2000 से पहले 1995 तक तो बिहारी में पकड़ाता रहा है ना। हाँ, यहीं घोटाला का पैसा ये वायर में, है ना। पूरा घर ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं, अब मालूम चला 20 किलो का तार मिला इधर। तो मेटेलिक वायर, है ना, अभी कॉपर का, हम लोग तो अल्मुनिया पे लगे हुए हैं, और बीच में चाइनीज वाला आकर करके इंटरफेयर कर देता है कि ये तार एलॉय का है, यानी शुद्ध कॉपर का भी नहीं, शुद्ध एल्युमिनियम का भी नहीं, कुछ मिलावट वाला है, जो सस्ता भी है लेकिन चलता कम दिन है। एक्चुअली में वो भी बताना था कि तार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बना देंगे, बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, 2 मेटल को मिलाना है, तार कैसे बनता है वो बताएंगे। चाइना वाला सामान काहे सस्ता रहता है, एलॉय का सब बना दिया है, 2 चीज मिला दिया है, सस्ता है मेटल, है ना। वो भी कोई बहुत बड़ा घपला नहीं किया हुआ है, 2 ऐसे मेटल को मिलाया है जिसका दाम कम है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कॉपर के बराबर कर देता है, तब पैसा कम लगाइए तो ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, चलता कम दिन है, तो फिर से लगा दीजिए, है ना, यही करना पड़ेगा। तो कंडक्शन थ्रू मेटालिक वायर, और इसमें कंडक्शन थ्रू आयन, कंडक्शन थ्रू आयंस, कंडक्शन थ्रू आयंस। दूसरा पॉइंट, कंडक्शन अकर्स विदाउट डिकम्पोजिशन, कंडक्शन अकर्स विदाउट decomposition of metal, मेटल डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन यहां पे जो कंडक्शन होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहले जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे वो टूट जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहां पे कंडक्शन अकर्स थ्रू, कंडक्शन अकर्स थ्रू decomposition
ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल सब्सटेंस अब छुपा हुआ थोड़े है, केमिकल सब्सटेंस कौन है? इलेक्ट्रोलाइट ही न है। कंडक्शन अकर्स थ्रू डिकम्पोजिशन। तो एक में सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जैसे कॉपर का वायरिंग किए हैं तो यह कॉपर डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन NaCl से कंडक्शन करा रहे हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होगा। तीसरा बात है कि इसका कंडक्शन भी अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि तार खरीदने जाओ तो पूछेगा कॉपर का लेना है कि एल्युमिनियम का लेना है, कि मिला हुआ चाइनीज दे दें, है ना? 3 ऑप्शन दे दिया। बात कहां पे जाता है? कंडक्शन पे ही ना। अरे कंडक्शन ऐसे होता है, सुनो, जैसे वो सर्किट वहां बना है, वो 10 एम्पियर एक जंक्शन से निकल रहा है, अब इसमें जाएगा तो 10 एम्पियर निकल के 10 ही एम्पियर इसमें चला जाए, गुड कंडक्शन हुआ। निकलेगा 10 एम्पियर, पहुंचेगा 6 एम्पियर, तो इफिशियंसी कितना का हुआ? 60% का। वो जो 40 एम्पियर डिसअपियर हो रहा है यहां से यहां में, वो हीट के रूप में ही तार गर्म होगा और अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किटिंग का प्रॉब्लम्स होगा। ऐसे होता है तार खराब, है ना? कि यदि 10 एम्पियर का 10 एम्पियर पहुंच जाए तो सब बढ़िया है, कॉपर का वायर महंगा खरीद रहा है लोग इसीलिए, और वो थोड़ा कम चल रहा है तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर जो पहुंच नहीं रहा है, तो पहुंच नहीं रहा है तो जहां ही करंट रुकेगा वहां पे हीट एनर्जी डेवलप करेगा, है ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऐसे भी किस कोई भी आदमियों मोशन में है, उसको रोकिएगा तो थोड़ा घुसाएगा ना, नहीं धक्का उक्का मार दीजिएगा घुसा जाएगा दम। जो वो कर रहा है, मोशन का मतलब है कि जो वो कर रहा हो वो अपने मोशन में रहना चाहता है, कि वही ठीक। रोकिएगा तो थोड़ा दिक्कत है। यहाँ भी करंट रुका है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और उस हीट एनर्जी से नुकसान किसका? तार का। तार ही गर्म होगा, तार ही खराब होगा। मिस्त्री जी आएंगे कहेंगे तार खराब हो गया है, क्या कर गया है? तरवा शॉर्ट कर गया है, अब तार चेंज कर दीजिए। तो नेचर पे ही डिपेंड करेगा मेटालिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन की कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन nature and structure of metal, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। यहां भी कंडक्टिविटी अभी देखें हम लोग, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड सॉल्वेशन लिख देते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब चूंकि डिफरेंस लिख रहे हैं तो छो को थोड़े ना लिखेंगे कि नेचर कौन कौन सा चीज। एक नेचर हो गया और दूसरा सॉल्वेशन, कितना सॉल्युबल है ना? नेचर में स्ट्रॉन्ग वीक आ गया। मेटल का स्ट्रक्चर है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉपर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ना वो ज्यादा कंडक्शन करता है। या कोई कंडक्टिव क्यों ज्यादा है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से मेटल्स में ये होता है, इसलिए कंडक्शन ज्यादा करता है। नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर है,
क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, करेगा वो कभी। नेक्स्ट, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा नेचर ऑफ वायर की वजह से, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन की वजह से। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई नेचर ऑफ वायर, resistance offered by रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या बोलोगे, विस्कोसिटी। ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल, फाइनल में टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज करता है, मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज करता है, और यहां पे यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनिक कंडक्शन इंक्रीज करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेटालिक कंडक्शन क्या करेगा यहां पे, डिक्रीज, यहां पे बोलो, यहां पे इंक्रीज क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ गया, वहां पे डिक्रीज क्या कर गया, वो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यहां पे हम सही है करीब करीब, लेकिन ऐसे इसको समझना है कि इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का एक स्ट्रीमलाइन मोशन करंट बनाता है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगेगा, कोलाइड करने लगेगा, वहां भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन का, यहां काइनेटिक एनर्जी आयंस का बढ़ गया, तो यहां पे दौड़ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन ही ना दौड़ रहा है जी, यहां पे दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से या चार्ज के नेट मूवमेंट नहीं होने से करंट घटेगा। ठीक है, तो यहां कहेंगे सर यहां भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से दे विल कोलाइड ईच अदर, लेकिन यहां पे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलाइड नहीं करेगा, ये कैथोड एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहां पर तुमको दिखना ऐसे है कि देखा होगा ऐसे ऐसे तार बनाए थे 10वां में, इलेक्ट्रॉन चलता था ऐसे ऐसे एकदम सेपरेट सेपरेट दौड़ते रहता था इलेक्ट्रॉन्स, तब होता था कंडक्शन, ये आपस में लड़ने लगेगा तब थोड़ी ना होगा कंडक्शन। मेटालिक वायर कंडक्शन हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, चार्ज कैरियर, कैरियर कौन बनेगा, नीचे ही लिख देना तुम लोग, चलो नीचे लिखेंगे हम, लिखो, यहां इलेक्ट्रॉन वहां आयंस,
कंडक्शन थ्रू मेटेलिक वायर और इलेक्ट्रॉन कर ही ना, तो एक अलग पॉइंट क्यों? वहां आयंस तो लिखा हुआ ही है। मेटेलिक वायर के थ्रू कंडक्शन, तो कंडक्शन करने वाला सबस्टांस कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन ही ना। वहां इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, यहां पे आयंस दौड़ता है। लिखिए ना। सब याद हो गया होगा। अब इसको जा करके एक आध बार लिख लेंगे घर पे तो हो गया काम खत्म। आयनिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन क्या होता है बताइए, कहीं कोई समस्या है? यहां भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, यहां भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। रेजिस्टेंस वायर के नेचर की वजह से, यहां पे रेजिस्टेंस विस्कोसिटी की वजह से, ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से। विस्कोसिटी ठीक है। यहां कंडक्टिविटी डिपेंड कर रहा है नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, यहां पे नेचर और सॉल्वेशन, ठीक है। यहां पे डिकम्पोजिशन नहीं होता है सबस्टांस का, यहां पे सबस्टांस का डिकम्पोजिशन होता है। नाउ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बनाइए हेडिंग। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यहां पे दो चार टर्म पढ़ना है। और ये सब टर्म जो है ना थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे पहला, ओम साहब का लॉ जानता होगा सब, हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। जरूरत हालांकि हमको नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। ओम्स लॉ क्या बोले थे ओम साहब? हाँ, वो एक्चुअली में कहना चाह रहे थे कि करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज मोशन में नहीं आएगा, है ना। जैसे कि पिछले दिन आपको शायद समझा रहे हो और आप समझे हो, कोई प्लस क्यू चार्ज बॉडी है, देखो फिर से आज बता देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज बॉडी, इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं, पढ़ा होगा ये तो, इस तरह से निकलता हुआ। और माइनस क्यू होगा तो अंदर की तरफ जाता हुआ। जितना दूर में ये अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बताए होंगे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां रखेंगे तो गिर जाएगा नीचे, नहीं यहां से सट गया तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इन्फ्लुएंस को, कि जितने इन्फ्लुएंस, जो एक इमेजिनरी एरिया हो जिसमें कोई चार्ज बॉडी का क्या हो, इन्फ्लुएंस हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसको क्या कहते हैं जी, ये गोल जो बनाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, नहीं इक्विपोटेंशियल
सरफेस। नहीं, इस रेडियस पे सबका पोटेंशियल बराबर है ना, होगा यहां पे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है कि कितना मैग्नीट्यूड का रखा है, तो इसमें एक टेस्ट चार्ज प्लेस करना होता है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कितना का हुआ ये पता करेगा, ये रिपल्सन करेगा, इसको भगाएगा। और हम तो कहते हैं कि ये प्लस क्यू, भाई साहब एक गुंडा आदमी है, समझे। और ये कहता है एएन कॉलेज के पास आके दिखाना, फिर हम देख लेंगे। मतलब ये हुआ कि एएन कॉलेज का क्षेत्र इसका एरिया है, वहां जाएंगे तो मारेगा। सबका अपना अपना जगह होता है। एगो कहा कि फलना जगह आके देख लेना। वही है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फ्लुएंस चार्ज का। आपने कहा कि फलाने जगह पे आके दिखा देना, तो आपका इन्फ्लुएंस होगा। अब ये टेस्ट चार्ज क्यों कहा जाता है? ये चार्ज है लेकिन इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, यही इन्फ्लुएंस को पता करने के लिए कि कितना इन्फ्लुएंस्ड कर सकेगा ये। तो पढ़ा होगा शायद, E बराबर होता है F/Q, है ना, फोर्स एक्सपीरियंसेस पर यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहते हैं ना E इज इक्वल टू F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पे। अब वो गुंडा भाई साहब जो है, जो बोला है कि एएन कॉलेज के पास आके दिखा देना, तो अपना एक आदमी भेज दिए, देखते हैं क्या करता है। अब देखिए उस पर डिपेंड करेगा, 2-4 लात मारा है कि बाता बाती हुआ है, समझ में आ जाएगा, है ना, कि कट्टा बट्टा निकाले पड़ा, समझ में आ जाएगा कि कितना ताकत रखता था। अब ये भाई साहब, ये जो टेस्ट चार्ज है जो हम देखे हैं कि वो कहा एएन कॉलेज के पास आ जाओ, तो एक आदमी अपना भेज के, अब हम कहते हैं कि वहां पे क्या आना है, बताओ तुर घरे कहाँ पे, हम वहीं पे आ जाएंगे और तुम्हारे घर ही के सामने वो घर बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे टेस्ट करेंगे उसको। हो सकता है एक आध कट्टा का जरूरत पड़ा होगा यहाँ पे AK-47 चलेगा, 56 होगा। इसी से पता चलेगा कि इसका कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस ही रखता है। यहां का स्ट्रेंथ और यहां के स्ट्रेंथ में अंतर हो गया। E बराबर F/Q, F बराबर था K इंटू Q इंटू Q बाई R² इंटू Q, है ना। एगो Q से Q कटा, क्या निकल के आया, K इंटू Q बाई R²। यानी रेडियस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहां पे रेडियस R है, ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, कम है ना। इसीलिए कट ऑफ 47 का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है ये पता कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें मोशन क्यों आता है। पढ़े होंगे, ये चार्ज बॉडी मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू, देखिए ये रीजन ऑफ लो पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ, ये रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना रे, अरे हुआ, इतना तो बोल ही सकते हो रे। और ये क्या हुआ, रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात तो यही था, ताकत वाली बात। अब देखो, जैसे ही 47 वाला गोलियां खत्म होने लगेगा, खाली मशीन में थोड़े चलेगा। इसके पास तो घर ही है, इसके पास तो स्टॉक में होगा ही होगा। अब ई यहां क्या करेगा बताओ, भागेगा कि नहीं भागेगा,
अरे ये चार्ज बॉडी मोशन में कब आ जाएगा? जब इसके पास कारतूस हो गया होगा खत्म। अब इसका तो घर ही है, तो ये वाला चार्ज बॉडी मूव करेगा वहां से, उसके घर के पास से निकलने की कोशिश करेगा। दैट इज वाई मोशन इज केम इन द चार्ज बॉडी। एंड मोशन क्या होगा? रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। कटोक का गोली खत्म हो गया तो फील्ड से ना बाहर आना पड़ेगा। यही इतना तो चार्ज बॉडी करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल से बाहर। तो ये चार्ज बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, आने की यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम मान ले V1 है, यहां पे V2 है, तो अब डेल्टा V बराबर पढ़ा है तुम लोग V2 माइनस V1। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज मूव करेगा और चार्ज के मूवमेंट से ही मोशन आएगा। ठीक है। अब बोले सर ये तार वाला कनेक्शन में कहाँ ये सब दिखता है? ये सब तो आप लोग पढ़ाते रहते हैं। तो दिख रहा है, 2 गो छेद दिख रहा है ना वहां पे। एगो में लाइव वायर आता है 220 वोल्ट का, जो वहां दिख रहा होगा 235 वोल्ट अभी चल रहा है। और एगो में अर्थ वायर है, वो 0 वोल्ट पे। तो 235 और 0 क्या डिफरेंस हो गया जैसे ही 2 प्लग लगाए। अब तार में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कितने का? 235 वोल्ट का। ठीक है, 220 वोल्ट का। और ये पोटेंशियल डिफरेंस पे वायरिंग करेंगे तब जाकर करके करंट चल रहा है। कभी कभी तुम लोग देखा होगा, ये कॉमन एक्सपीरियंसेस की बात है कि दोनों में टेस्टर लगाएं और दोनों में लाल बत्ती टेस्टर वाला जल जाए, तो बल्ब जलेगा नहीं। तभी वैसे नहीं पता करता है मिस्त्री कि शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसमें भी 220 वोल्ट आ रहा है, उसमें भी 220 वोल्ट आ रहा है। मतलब है कि कहीं पर तार सट रहा है। 220 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट पे चार्ज मूव करेगा। इसीलिए तो इतना बात समझाए, कट्टा 47 सब लाए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में क्यों मूव करता है ये भी समझ आया होगा। और बिना पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज मूव नहीं करेगा। ये देखो डिस्टेंस R है, और ये जब सर्किल बनाए हैं तो सब जगह पे डिफरेंस कितने का है? R। तो इस सरफेस पे जितना जगह होगा सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम होगा उसको इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। ठीक है। तो ओम साहब कहते हैं यही बात कि ये जो डेल्टा भी है ना, कोई करंट तो चलेगा या दौड़ेगा इसी डेल्टा भी के वजह से, और जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट का स्ट्रेंथ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कॉमन एक्सपीरियंसेस में देखिएगा, इसका वोल्टेज घटेगा तो एसी का ठंडा होना भी कम जाएगा, पंखा का स्पीड घट जाएगा। बोले चले है कि पता नहीं खराब उराब है, 2-4 बार घूम जाएगा 1 आध मिनट में तो खराब ही ना है, करंट कम जा रहा है। तो जितना ज़्यादा डेल्टा भी उतना ज़्यादा आई, यही बात बताए हैं ओम साहब। ओम्स लॉ है डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और डेल्टा भी को हम लोग ना केमिस्ट्री वाले लोग हैं तो डेल्टा भी नहीं लिखा करेंगे, सीधा भी ही लिखेंगे। लेकिन यदि हम भी लिखेंगे तो आपको समझना है डेल्टा भी, चूंकि एक पोटेंशियल पे करंट दौड़ता नहीं है। ठीक है। चार्ज तभी मूव करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो बुझाता है दिखता है, आप जो कर सकते हैं करिए 1-2 मिनट में। ऐसे सब बात पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का। ओम्स लॉ को लेके बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस हमको लेके आना है। 4 शब्द पढ़ाना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी।
ये सब बात सब फिजिक्स जैसा लग रहा होगा। नहीं, शुरुआत में तो इसी का क्वेश्चन बना बना के खुश होता है आदमी, फिजिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइपोल में जब चार्ज मूव करता है तब तो फिर दिक्कत है। हमें यहां से आउटकम ये लेना था कि आपको समझा ही देना था कि एक चार्ज बॉडी क्यों मूव करता है। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और कुछ जीनियस सर लोग बहुत पूछेंगे भी, बताओ रे बचवा ईएमएफ और डेल्टा भी में क्या अंतर है, मतलब काहे पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, है ना। तो ईएमएफ इसलिए कहते हैं कि न्यूटन साहब कह दिए थे, न्यूटन साहब कह दिए थे कि किसी भी बॉडी में मोशन आएगा इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है ना। न्यूटन साहब कह दिए थे कि कोई बॉडी में मोशन आएगा इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब यहां पे बॉडी में मोशन आया है किस वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को फोर्स बोल रहे हैं। कैसा फोर्स? जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ एक ही शब्द है। कितना अच्छा तो नाम रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, मोटिव मोशन, फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे उस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जो फोर्स तुम लोगों को पढ़ा दे उसको हम कहते हैं हाँ, देखिए कुछ ना कुछ बोलेगा। लिख दिया। 3-4 वो फॉर्मूला लिखना था, डेल्टा भी ये सब कुछ बुझाता है, वही लिख दो। अभी और लिखना है, लिखो। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे? डिफिनेशन पता है ना तुम लोग को? पूछेंगे तो नहीं है, बता दोगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन पूछें, अब इतना देर यहाँ पे खड़ा किया तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो ये वाला जो चार्ज बॉडी था इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? समझ आया है? इन्फिनिटी ऐसा नहीं कि वो अनंत में जो भगवान देखते हैं हम लोग, इन्फिनिटी उसको बोलते हैं। ये चार्ज बॉडी का जो इन्फ्लुएंस है उसके बाद जितना जगह है सब इन्फिनिटी है। जस्ट उसके बाद जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, और यहां पर इसी मैग्नेट के लिए इन्फिनिटी है, क्योंकि वो अपना फोर्स यहां पे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। वो बुलाया था कि एन कॉलेज के पास आ जाना, मतलब बोरिंग रोड चौराहा, उसके लिए इन्फिनिटी है, अनंत हो गया, उतना जानता है। इतना सा बात है। तो डिफिनीशन उसी से बना हुआ है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
from infinity to a point in the electric field. हाँ, गिवन पॉइंट, यही गिवन है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से फिर यहां ले आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाद में क्या लगा देंगे, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, अब ओम साहब का लॉ में फिर से आते हैं। अब हेडिंग जो है ना चेंज करके हम लोग बना देंगे रेजिस्टेंस। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहीं पर V को जब बराबर करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होता है, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज R इंटू I। तो V बराबर, हम तो ऐश्वर्या राय कहते हैं, V बराबर ऐश्वर्या राय। इसलिए कि बहुत बार आप लोग I/R कुछ कुछ कर देते हैं, तो एकदम फिक्स कर दिए V बराबर ऐश्वर्या राय, तो RI याद हो जाएगा। V बराबर ऐश्वर्या राय। तो R किसको कहेंगे, तो अब बोलेंगे सर R इज इक्वल टू V बाई I। अब डिफिनीशन भी बन जाएगा। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर जब एम्पियर का करंट दौड़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम। तो रेजिस्टेंस डिफाइंड हो गया आपका। व्हेन 1 एम्पियर of current is flow across the potential difference of 1 volt then resistance of wire called 1 ohm। 1 volt by 1 ampere, unit of resistance ओम। कितना अच्छा है बताओ, ओम। लिख दिया।
लिख दिया। ओम का सिंबल है ऐसे, है ना, ओम। वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर का करंट दौड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर को 1 ओम कहेंगे। बढ़े। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां पर एक ग्राफ खींच देंगे ऐसे। दिस ग्राफ फॉलो ओम्स लॉ, है ना, कहते हैं ग्राफ फॉलो ओम्स लॉ। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक सर्किट कहा जाता है ना, ओमिक, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना। ये पॉइंट हमारे तरफ से लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन also follow Ohm's law। ओमिक सर्किट, लिखिए जल्दी से। अरे लिखो जल्दी से, हमको 4 टर्म पढ़ाना है, और पढ़ाना भी ये 4 गो फॉर्मूला। V इज इक्वल टू ऐश्वर्या राय यही सब तो पढ़ाते रहते हम। पढ़ाते क्या है, हम सिखाते हैं। नहीं पढ़ाए, नहीं वो भी पढ़ा दिए। अभी देखो आज ऐश्वर्या राय भी पढ़ा दिए। आ रही है तो राय सब दिन याद रहेगा। अब दिक्कत क्या है, लिख दिया। नाउ R डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पहला, देखो फिजिक्स में सर कहेंगे नेचर ऑफ वायर, हम कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, डायमेंशन। दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब थोड़ा सा इस बात को समझना होगा। डायमेंशन में 2 बात आता है, एक लेंथ और एक एरिया। एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन और दूसरा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, वहां पे लिखाएगा लेंथ ऑफ वायर। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह क्या है सो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। क्या ऐसा ही था ना, कैथोड और एनोड, और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता था। क्या ये है आपका लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, जितना में इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, जितने देर दूर में इलेक्ट्रोलिसिस होना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब वहां पे लेंथ ऑफ वायर वगैरह में थोड़ा ज्यादा कुछ पढ़ना है, यहां पे और कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, और लेंथ में आपका इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है वही फिक्स है। एक बार आईटी एडवांस में क्या किया कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्यूब मान लिया, है ना। अब देखो उस क्वेश्चन में जब क्यूबिकल मान लिया तो जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये दोनों के बीच सेपरेशन का डिस्टेंस भी होगा ना, नहीं होगा। अब सवाल में सिर्फ ये बात दे दिया कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज इतना सेंटीमीटर, एरिया गायब कर दिया। तो जितना लेंथ उतना ही आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसी को बटा 2 करके निकल जाएगा एरिया और लेंथ दोनों। तो इस बात को न्यूमेरिकली ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एरिया और क्रॉस सेक्शन, इसलिए वो बना दिए। यदि वो क्यूबिकल कहता है तो हम लोग जितना लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड होगा उतना ही डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड भी होगा। एरिया और लेंथ, एरिया को ए से लिखें, लेंथ को एल से लिखें, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं आपको। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भी होगा, नहीं। और यदि ये क्यूबिकल बोले तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड बराबर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड भी होगा, है ना। इफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज cubical, then length of electrode is equal to, क्या बोलो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड।
या लेंथ और एरिया का अपने से अलग से डिमांड भी कर सकते हैं, और हमेशा रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2 होता है। ये सब यहाँ हो वहाँ हो कहीं हो वही होगा। बना लिया फोटो? बनाया फोटो? हम्म। क्यूबिकल बना लिया ये फोटो? अब इसमें बताना होगा ना एरिया पे कैसे डिपेंड करता है और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बना लिया है फोटो जी? देखो क्यूबिकल जब बोल रहा था तो बस इतना अंतर था, देखो हो गया ना क्यूब, है कहे थोड़े नोट बन गया ना दोनों रड से, और बन गया क्यूबिकल, जितना लेंथ उतना एरिया। क्या? अरे आप लोग को नहीं बनाना है, वो सपोज कराएगा, है ना, वो इसको इंडिपेंडेंट छोड़ देना है, लेंथ और एरिया अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन कहेगा यदि एक क्यूबिकल वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो उससे सपोज करोगे तुम लोग की लेंथ अलग से दे एरिया अलग से दे, तो अपने से निकाल लेना होगा ना, वो एक ही को डिस्टेंस देगा, है ना। और यदि वो सिलेंड्रिकल रखता है तो फिर वो अलग अलग बातें होगी, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देना है। तो रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना रे, एरिया, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। याद है तुम लोग को? ये बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 10वां में पढ़ा था, अब कहां से याद होगा? एल, दोनों डायरेक्टली लिख दिए, तुम ही लोग लिखाया ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। रुको 1 मिनट कर देते हैं सब। हम आर इज इक्वल टू एल और 1/, इसको इक्वेशन 1 कर देना और इसको इक्वेशन 2 कर लेना, लिख दो। रेजिस्टेंस, रुको तुम लोग लिखने में भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर करेगा, ऐसे लिख देते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी पॉइंट में आगे लिख देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, और रेजिस्टेंस
is inversely proportional to area of cross section between two electrode. लेंथ और एरिया यहां पे तार वाले से अलग है, इसको दिखाने के लिए वो फोटो बना के दिखा दी। अब ये दोनों पर कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और तीसरा बात जिस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। लेकिन वहां से अलग यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज inversely proportional to टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा इसलिए आयोनिक कंडक्शन बढ़ेगा। बोलिए क्या समस्या है? समस्या है? रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया को एक साथ समेट दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बढ़िया है, 2-4 लाइन और है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो अभी लिखे थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या? R बराबर करने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा, Z इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो देखो तो कितना अच्छा से फॉर्मूला बना है, R बराबर क्या?
बस काय के लिए डायरेक्टली इन्वर्सली भूलेगा कभी। आर बराबर रो ले, आर बराबर रो तो इसको बोलते ही हैं, और इतना अच्छा तो है ले, एल बाई ए ले, तो रो ले, आर बराबर रो ले, आर बराबर रो ले, वेयर रो इज proportionality constant and called as resistivity or a specific resistance of electrolytic solution, a specific resistance of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे और फिजिक्स में दोनों में ये कॉमन चीजें पढ़ोगे। वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर लिखा जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वहां पे लिखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर, यहां भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सब वही है टर्म से, सिर्फ इस सब पर स्पेसिफिक अलग से न्यूमेरिकल यहां नहीं होता। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बस